अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज हम ज़िंदा दिलान के शहर लाहौर के अंदर प्रोग्राम कर रहे हैं और जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान में बदकिस्मती से एक वबाई सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। और वो जनाब उस एक आलमी वबा भी है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ही तेज़ी से फैल रही है पूरी एशिया की निस्बत, जिसमें ज़ियाबितस या शुगर शामिल है और मोटापा जो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो दोनों मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। जिन एक्सपर्ट को हमने स्टूडियो में दावत दी है वो हैं डॉक्टर राना अज़हर नवाज़ साहब, जो कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं, फिजिशियन भी हैं और आईडीसी इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर से वाबस्ता है, जेल रोड पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक्सपर्ट्स पूरी दुनिया में एक टर्म यूज़ कर रहे हैं डायबिसिटी का। उसका क्या मतलब सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान के माहौल के हिसाब से, कि क्या ये बहुत दोनों चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई हैं हमारे मुल्क में? किस वजह से ये दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर दिया गया है? देखिए, डायबिसिटी जो है ये दो टर्म्स को कंबाइन किया गया है, डायबिटीज़ और ओबेसिटी को। पाकिस्तान में या अगर आप देखें वर्ल्ड वाइड भी, तो डायबिटीज़ के जो ज़्यादा केसेस हैं वो हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम या मोटापे की वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से सामने आती है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। मतलब जिन लोगों में ओबेसिटी है तो 90% से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिनमें टाइप 2 डायबिटीज़ आपके सामने आएगी। तो ये दोनों टर्म जब इकट्ठी एक पेशेंट में आ रही हैं तो इसी वजह से इस वर्ड को जो है इवॉल्व किया गया, जिसे हम कंबाइन यानी कि डायबिसिटी इतना कहते हैं। ही आम हो गया हुआ है मोटापा कि और शुगर के दोनों अब इकट्ठा होना शुरू हो गया है। पहले जी, किसी ज़माने में अलग अलग हुआ करता था और अब एक ही पेशेंट में आपको दोनों चीज़ें भी दोनों दिखाई दे रही जी हैं। ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ की अगर बात करें, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जी, तो पाकिस्तान के दादोशुमार के मुताबिक कितने हमारे मिलियंस या कितने लाखों या करोड़ों लोग डायबिटीज़ में मुब्तला हैं इस वक्त? इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन का जो 2024 का डाटा है उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान में आलमोस्ट 34 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो डायबिटीज़ का शिकार हैं। 3 करोड़ 40 लाख। जी, ये वो लोग हैं जो डायग्नोज्ड केसेस हैं। अभी बहुत से ऐसे पॉपुलेशन भी है जो अनडायग्नोज्ड होगी। और अगर आप इसकी प्रेवलेंस की बात करें तो इसकी जो प्रेवलेंस है वो 31% से ज़्यादा है। मतलब ये एक हर तिहाई आबादी हमारी। जी। और आप देखेंगे कि हर जो है ना 4 में से 1 शख्स जो है इस वक्त शुगर का शिकार है। तो तो बड़े इसमें खौफनाक बड़ी खौफनाक सूरत हाल अदादोशुमार है। आपने शेयर कर दिए हैं। ये अभी मैं बता रहा हूँ कि 2024 का आईडीएफ का डाटा है। अभी 26 में तो ये नंबर मज़ीद बढ़ गया होगा। और मे कई बी लोगों को पता ही नहीं है कि उनको शुगर है। ये तो शुगर का वो हैं जो मसला रिकॉर्ड पर आ गए जो हैं। रिकॉर्ड पे आ गए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेन टाइप्स की अगर बात करें तो डायबिटीज़ की कौन कौन सी इकसाम पाकिस्तान में ज़्यादा पाई जाती हैं? देखिए, पाकिस्तान में या वर्ल्ड वाइड भी अगर हम बात करें तो ज़्यादा तो टाइप 2 की प्रेवलेंस है, जिसे हम कहते हैं कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आ रही है। मतलब जिसमें मोटापा होगी, वज़न की ज़्यादती हो गई, आपका जेनेटिक्स ऐसा है, एशियंस के अंदर आपको पता है कि फ़ैट की डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होती है, या हमारी जीन्स के अंदर आपने देखा होगा हमारे जो लोग पतले भी होते हैं उनका भी पेट निकला होता है। मतलब सेंट्रल सेंट्रल ओबेसिटी बहुत ओबेसिटी बहुत ज़्यादा ज़्यादा है है जी। पाकिस्तान में या एशियंस के अंदर। एक तो टाइप 2 ज़्यादा कॉमन मिलती है डेफिनेटली, लेकिन जिसमें पाकिस्तान इंसुलिन इतनी मौसर नहीं है जी शुगर कंट्रोल करने में, टाइप सादा 2 अल्फाज में। जी सादा अल्फाज में अगर बात करें तो टाइप 2 में आपका लबलबा इंसुलिन बना ज़रूर रहा होता है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है मोटापे की वजह से, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से इंसुलिन सही तौर पर काम नहीं कर पा रही होती। जिसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, आपका डाइटरी लाइफस्टाइल इस तरह से है, लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं है। जब से मशीन्स आई हैं लोगों ने पैदल चलना छोड़ इतनी दिया है। आ सहूलत गई है ना ज़िंदगियों में जी कि अब वो फिज़िकल एक्टिविटी कम होती एक्टिविटी जा कम हो रही गई है। है। लेकिन डेफ़िनेटली पाकिस्तान में टाइप 1 के भी केसेस रिपोर्ट होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसमें आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त के सेल्स आपके लबलबे को नुकसान पहुंचाते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद ये कोई बाहर से आया हुआ कोई जरासीम है और उसको अटैक करके डैमेज कर देते यानी हैं। कि इंसुलिन को डैमेज करना या पेंक्रियास की सेल्स को डैमेज सेल्स करना को शुरू हो डैमेज जाते करना हैं शुरू कर जो देते हैं। इंसुलिन बनाते हैं। जी, और जिसकी वजह से नतीजतन फिर इंसुलिन नहीं बनेगी तो फिर शुगर हो जाएगी। फिर शुगर हो जाएगी, और ऐसे पेशेंट्स में आपको लाइफ लॉन्ग ही इंसुलिन देनी पड़ती है, क्योंकि आपका लबलबा बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बना रहा होता। तो ये बेसिक जो इसकी जो टाइप्स हैं वो टाइप 1 और टाइप 2 ही हैं। इसके अलावा भी कुछ इकसाम हैं, जैसे लाडा की अगर बात की जाए, जिसे लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ ऑफ अडल्ट्स कहते हैं। इसमें बेसिकली ये होता है कि होती है टाइप 1 की तरह है, लेकिन ये चाइल्डहुड या टीन एज में नहीं आती, ये ओल्डर एज में टाइप 1 की तरह ऑटोइम्यून डायबिटीज़ हो जाती है। इसी तरह कुछ अर्सा पहले आईडीएफ ने एक टर्म जो है वो डायबिटीज़ 5 भी डिक्लेयर की, जिसके अंदर जो है वो ऐसे लोगों के अंदर जिनके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती थी, जिनका पैंक्रियाज जो है
वो किसी भी वजह से फाइब्रोसिस का शिकार हो जाता था। तो वो भी एक है वो, लेकिन पाकिस्तान के उन ऐसे इलाकों में है, सिंध के इलाकों में अगर आप बात कर लें जहाँ पे बहुत ज़्यादा कहत ज़्यादा इलाके हैं, जैसे थर का इलाका हो गया जहाँ पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं। लेकिन कॉमनली जो इस टाइम पाकिस्तान का मसला है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसकी प्रेवलेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अच्छा, अब हम आते हैं इस तरफ के जो हमारा जो तमाम दुनिया के जो एक्सपर्ट हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि एक इंसान की हाइट होती है और एक उसका वज़न होता है, और दोनों में एक सेहतमंद तवाज़न कायम रहना ज़रूरी होता है एक नॉर्मल वेट के लिए। जी। अगर वज़न आपकी हाइट के हिसाब से कम है तो आप अंडरवेट हैं, जी। उसके अलग मसाइल हैं। और अगर वज़न आपके कद के लिहाज से ज़्यादा है तो तब आप ओवरवेट या ओबीस हो सकते जी। हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नाज़रीन की रहनुमाई करें कि किस तरह हम, क्या यार्ड स्टिक है, क्या पैमाना है जिससे हम किसी शख्स को लेबल करते हैं कि जनाब ये ओवरवेट है और ये ओबेसिटी की कैटेगरी में चला गया हुआ है। देखिए, इसमें जो आपने जैसे टोल बताया वो हमने हाइट टू वेट रेशियो निकालनी होती है, जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। अब इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक एक हेल्दी शख्स की जो जो इसका बीएमआई है वो 18.5 से ज़्यादा होना चाहिए और 24.9 से कम होना चाहिए। अगर आप इस रेंज में आपका बीएमआई आता है तो आप एक हेल्दी इंडिविजुअल नॉर्मल है, नॉर्मल नॉर्मल है। वेट है आपका। अगर आपका बीएमआई 25 से ज़्यादा है और 29.9 के दरमियान है तो आप ओवरवेट है। लेकिन अगर आपका बीएमआई 30 से ज़्यादा है और 30 से 35 के दरमियान है तो ये मोटापे की पहली क्लास है, ओबेसिटी क्लास 1 है। अगर ये 35 से ज़्यादा है और लेकिन 40 से कम है, मतलब 35 से 40 की रेंज में है, तो इसको हम ओबेसिटी क्लास 2 कहते हैं। और अगर ये 40 से ज़्यादा है तो उसे हम मॉर्बिड ओबेसिटी या ओबेसिटी क्लास 3 कहते हैं। ख़तरनाक तरीन जो सूरत ख़तरनाक हाल तरीन होगी। जो है, जिसके अंदर जो है वो रिकमेंडेशन भी ये कहते हैं कि ऐसे पेशेंट्स को तो जो है गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरीज़ या स्लीव गैस्ट्रेक्टमीज़ पे जाना चाहिए, मतलब बैरियाट्रिक सर्जरीज़ के ये वाले पेशेंट्स कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, अब अब इस अगर आप जी कंपेयर करें इंटरनेशनल गाइडलाइंस को, अभी रिसेंटली जो एशियन गाइडलाइंस आई हैं वो ये कहती हैं कि अगर आप वेस्टर्न पॉपुलेशन को एशियन पॉपुलेशन से कंपेयर करते हैं और सेम बीएमआई पे अगर आप 25 बीएमआई पे दोनों को कंपेयर करें तो एशियन जो लोग होंगे उनका फ़ैट कंटेंट फिर भी ज़्यादा है। तो इसलिए अब जो एशियन कौंसिल है उसने हमारे बीएमआई की कट ऑफ मज़ीद नीचे कम कर कर दी दी है। है। जी बिल्कुल। उन्होंने जो है वो हमारी नॉर्मल जो बीएमआई है वो लेस दैन 23.5 कर दिया है और 23.5 से 25 के दरमियान ओवरवेट एंड अबव 25 जो है उसको उन्होंने ओबेसिटी क्लास 1 डिक्लेयर कर दिया है। तो हमारे लिए चीज़ें तो दिन ब दिन जो है वो मज़ीद नैरो डाउन होती जा रही हैं, क्योंकि ये एश पाकिस्तानी के लिए कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर मसाइल तो हमारे यहाँ पर हमेशा से नंबर वन पे ही रहे हैं। तो अब ये भी सुनने को मिल गया कि जनाब इंटरनेशनल फेडरेशंस भी हमारे मोटापे के जो मेयार को है वो नीचे ले आएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डायग्नोज हो सकें कि मोटापे का शिकार हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो है पाकिस्तान में अगर आप अडल्ट्स की बात करें तो जो डायग्नोज केसेस हैं वो तकरीबन 38 मिलियन लोग ऐसे हैं जो मोटापे का शिकार हैं। ठीक है, और अगर आप अडल्ट्स की बात करें तो तकरीबन अच्छा, आपकी यानी कि शुगर से भी ज़्यादा शुगर से भी तादाद बढ़ ज़्यादा गई है। प्रेवलेंस है इसकी। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आप देखें कि हमारे जो लाइफ़स्टाइल हैं या जो हमारे सोशल नॉर्म्स हैं वो भी आप देखें कि हर टाइम किसी का एग्ज़ाम पास हो गया तो हम लोग पार्टी करने जा रहे हैं। हर चीज़ हर टाइम जो हमारे एशियंस हैं ना वो बहुत ज़्यादा फूडी हैं, मतलब हर चीज़ में उन्होंने हर पार्टी में किसी का एग्ज़ाम पास हुआ है, डॉक्टर किसी साहब, ये तो खुशी की खुशी खबरें हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ पर किसी कहीं पर फौतगी फौत हुई की हो वजह तो फौतगी के ऊपर भी एक लेविश किस्म का लेविश का खाना, खाना नान आ रहे हैं और जनाब कौरमा की देगें बन रही हैं या पुलाव बन रहा है। पुलाव तो बन रहे हैं। ये तो हमारे कल्चर का बदकिस्मत पार्ट है कि यहाँ पर ये चीज़ें अब जी इसका जी। पार्ट एंड पार्सल बन गई हुई हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछली सदी की अगर बात करूँ तो मैंने 97 में ग्रेजुएशन की तो हमें पढ़ाया जाता था और हम देखते भी थे कि कुछ बीमारियां गरीब तबके की थीं, कुछ अमीरों में पाई जाती थी। तो मोटापा और शुगर आमतौर पर ये कंसिडर होता था कि ये मुतमव्वल जो लोग हैं, खाते पीते जो लोग हैं, जिनके पास पैसे बहुत हैं, नौकर चाकर भी हैं, खाते रहते हैं लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं फिजिकल। करते, सहूलियात बहुत हैं, तो ये बीमारियां उनकी हैं। और दमा हो गया, टीबी हो गई, इस किस्म के अमराज जो है ना, ये गरीबों की बीमारी हैं। अब हम देखते हैं कि गरीबों में भी मोटापा नज़र आ रहा है और जनाब डायबिटीज़ नज़र आई। ये क्या वजह हुई है कि ये दोनों अमराज जो हैं वो मुतवसत और गरीब तबके को भी अपना निशाना बनाना शुरू हो गए हैं? देखें, इसमें वही जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि पहले जो गरीब लोग थे या जो लोग खेती बाड़ी करते थे अब उनको वो भी मशीनरीज़ की आने की वजह से उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है।
डाइट उन लोगों ने अपनी वही रखी है, लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होने की वजह से, वज़न बढ़ने की वजह से सेम जो डिजीज़ेज़ जो पहले उन लोगों में समझी जाती थी कि जो अमीर लोग हैं जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होती थी, अब तो आप देखें कि इनकी प्रेवलेंस गरीबों में, अमीरों में एक जैसी ही रह गई है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो मेन डिफरेंस जो है इसमें दूसरे ये देखें कि हमारी जो गरीब अवाम है वो तो डिपेंडेंट ही टोटल कार्ब्स के ऊपर है, मतलब उनकी खुराक क्या है, रोटी या चावल है, जिसकी वजह से जो कि सस्ती है, उन जो बेचारों को सस्ती मिल है। जाती है। वही बता रहा हूँ ना कि कार्ब्स का इंटेक जो है वही तो ज़्यादा बड़ा एशियंस के अंदर जो डायबिटीज़ की प्रेवलेंस है वो कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़्यादा होने की वजह से है। मतलब हम लोग कार्ब्स का इंटेक इतना ज़्यादा कर लेते हैं, हमारे अनफॉर्चुनेटली लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं कि वो कैलोरीज कॉन्शियस हो जाएं कि हम पूरे दिन में कितनी कैलोरीज ले रहे हैं। लोग तो टाइम देख के बस भूख लगी है या नहीं लगी उन्होंने खाना शुरू कर देना है। तो वो जब आप एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हैं तो डेफिनेटली आपका वेट बढ़ता है, वेट बढ़ता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मोटापा, फैटी लीवर, शुगर, ब्लड प्रेशर के ये मसले सामने आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर दोनों बीमारियों की बात करें तो शुगर पूरे जिस्म को नुकसान पहुंचा रही है, उसी तरह मोटापा भी। कोई एक चीज़, मोटापा एक बीमारी ही नहीं है बल्कि बीमारियों की एक जड़ है जो कि तमाम हमारे अज़ा को जो है वो अफेक्ट कर रही है। तो दोनों अगर लॉन्ग टर्म अगर किसी शख्स में रहें तो कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियाँ क्या क्या हो सकती हैं जो कि ख़तरनाक नौइयत की या जानलेवा नौइयत की भी हो सकती हैं? देखें, जैसे हमारे पास अनफॉर्चुनेटली अभी भी हेपेटाइटिस बी सी के केसेस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन उनकी थोड़ा सा जो प्रेवलेंस है वो कम हो गई है। आजकल जो हमारे पास ज़्यादा केसेस आ रहे हैं लिवर सिरोसिस या लीवर फेलियर के साथ, वो फैटी लीवर डिजीज़ की वजह से है। तो मोटापा जो है वो सिर्फ वज़न की ज़्यादती का नाम नहीं यानी है, कि जिगर में भी चर्बी जमा हो जिगर में रही है। चर्बी है, और जिगर की चर्बी जो है उसकी भी स्टेजेस आ गए, जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है, सिकुड़ने के बाद फिर वो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेगा, ठीक है। इसी तरह जैसे फैटी लीवर की बात की जाती है, फैटी लीवर के साथ साथ मोटापा जो है वो दिल की बीमारियों का बाइस बनता है, फालिज की बीमारियों का बाइस बनेगा, इसके अलावा गुर्दों की बीमारियों का भी बाइस तो बनता है। हार्ट अटैक भी कॉमन हो डेफिनेटली सकता है। कॉमन है, मतलब अगर आप देखें कि इसमें डाटा ये कहता है कि ऐसे लोग जिनमें वज़न की ज़्यादती है उनके अंदर इंसिडेंस ज़्यादा इसका, ना सिर्फ फालिज का बल्कि हार्ट अटैक्स का रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसी तरह अगर आप शुगर की बात करें तो शुगर तो आपकी आइज़ को भी इन्वॉल्व कर रही है, रेटिनोपैथी हो रही है, गुर्दे ख़राब हो रहे हैं जिसे नेफ्रोपैथी कहा जाता है। इसी तरह शुगर की वजह से मेल इनफर्टिलिटी के केसेस आपके सामने आते हैं जिसकी वजह से बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। इसी तरह लोगों की जो है वो शुगर कंट्रोल ना करने की वजह से खुदा न खासा पाँव पे ज़ख़म हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके बाद पाँव काटने भी पड़ जाते हैं। तो दोनों चीज़ों को अगर आप एक बैलेंस में रखें, अपने वज़न को बैलेंस में रखते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों में से बच जाते हैं। लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर्स एलोपैथिक में मेडिकेशन ही रिकमेंड करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप हमारी रिकमेंडेशन किसी भी चीज़ में उठा के देख लें, फैटी लीवर की अगर बात की जाए तो फैटी लीवर में अगर आपको फाइब्रोस्कैन पे F0 या F1 स्टेज का आपका फैटी लीवर है तो उसके ऊपर सिर्फ वेट रिडक्शन करनी है। आप वेट रिडक्शन करेंगे, आपके लीवर का फैट बेहतर होगा, और आपके वेट लीवर के रिडक्शन इन्फ्लेमेशन। भी ज़रूरी नहीं कि अद्वियात ही देनी पड़े। जी, आप सिर्फ लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई अपने तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली लाकर भी बहुत कर बड़ी सकते हैं तब्दीली जी। लेकर आ सकते हैं। इसी तरह आप डायबिटीज़ की जो बात करें, अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है और आपकी अभी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई, आपकी HbA1c 6.57 है, तो हमारी स्टडीज़ भी ये कहती हैं कि अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे जाते हैं तो अप टू 2% HbA1c रिडक्शन तो इसके साथ भी हो जाती है। लेकिन ये कि हमारे लोग जो हैं वो उसके साथ कंप्लाइंस नहीं करते। अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने 2-3 मंथ्स कर भी लिया तो उसके बाद वो फिर अपने जो रूटीन के ऊपर ही आ जाते हैं, या दूसरे देखने वाले उसको कहना शुरू हो जाते हैं कि यार तुम इतने कमज़ोर हो गए हो, तुम तो बीमार लग रहे हो। असल में अलमिया ये है कि लोग मोटापे को सेहत और सेहत कमज़ोरी को बीमारी समझते हैं। बीमारी समेत है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में। बल्कि इवन अगर आप बात करें हमारे बड़ों में, तो हमारे बड़ों में अभी भी यही कंसेप्ट है हमारे, मतलब वो जितना इवन बच्चों को भी, जो गुपलू गुपलू बच्चे गोपल होते हैं, वो कहते हैं जी वाह बड़ा सेहतमंद बच्चा बच्चा। चाहे अब एडोलिसेंट ओबेसिटी भी तो कितनी जी ज़्यादा हो गई बहुत है ना, कॉमन हो रही है कि जी। टीनेजर 11-12 साल के ग्यारह बच्चे बारह भी साल के आपको बहुत ओवरवेट बहुत मिलते हैं ओवरवेट और मिलते हैं। पेरेंट्स बड़े खुश हैं कि ना बच्चा बड़ा सेहतमंद है जी। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो है ना, हमें इस बात पे जो है वो पेरेंट्स को, अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि जो मोटापा है वो सेहत की निशानी नहीं है, मोटापा जो है वो उस तमाम बीमारियों की जड़ है। इसी तरह ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दोनों चीज़ें, मोटापा और शुगर, जी ये नस्ल दर नस्ल भी चलती हैं, जी। और अगर किसी की फैमिली में, बड़ों में, बुज़ुर्गों में, बहन भाइयों में अगर ये बीमारियां हैं तो उसको क्या करना चाहिए कि जल्द अज जल्द तशख़ीस हो जाए शुगर की भी और मोटापे की भी, जल्द अज जल्द वो उसको देख ले कि भी उसका वज़न ज़्यादा तो नहीं है जो पैमाना आपने बताया,
तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, इसमें आजकल जो है ना हमारे पास, पहले तो जैसे आपने बात की कि टाइप 2 डायबिटीज़ के भी जो केसेस हमारे पास यूजुअली रिपोर्ट होते थे वो 40 एंड अबव थे। अब इवन हमें टीनेजर्स में भी टाइप 2 ओबेसिटी मिल रही है। इवन 20-25 ईयर्स में भी हमारे पास कॉमनली पेशेंट जो है वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ। तो अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, मतलब उसके पेरेंट्स में या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में शुगर है, और उस शख्स का जो वज़न है वो बीएमआई का जो अभी हमने पैमाना बताया 25 से ऊपर उसका बीएमआई है, तो उसको लाजमी चाहिए कि वो अपने शुगर के टेस्ट करवाए। क्योंकि शुगर जो है इसकी बहुत से, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। सिम्टम्स या अलामतें तब ज़ाहिर होती हैं जब शुगर किसी न किसी अज़ा को डैमेज कर रही होती है। तो ऐसे यानी कि पेचीदगी आने पर ही आमतौर पर लोग लोग परेशान होते हैं और फिर परेशान होते डॉक्टर हैं, के पास जाते हैं और फिर टेस्ट होता है और पता चलता है पता शुगर कि है। शुगर उससे है, पहले कितने साल से चल रही है वो ये लोगों नहीं को पता नहीं नहीं होता। पता होता। तो इसके लिए सब लोगों को चाहिए कि अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, देखें अगर आपके पेरेंट्स में आ रहा है तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स के जीन ही आप में ट्रांसफ़र हुए हैं, तो आपका एक तो रिस्क फैक्टर तो है। अगर आप अपने बीएमआई को कंट्रोल रखते हैं, आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को जो है वो प्रॉपर रखते हैं, अपने लाइफ़स्टाइल को मॉडिफाई रखते हैं, तो आप उससे बच सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल, जैसे अगर आप बड़े शहरों की, लाहौर की बात करें, तो जिस तरह से लाहौर में ट्रेंड है लोगों का लेट नाइट जागने का। अभी तो स्टडीज़ ये कहती हैं कि जो लोग रात को लेट नाइट तक जागते हैं, जिनको रात को लेट नाइट जो क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जिनकी नींद अच्छी नहीं है, उनके अंदर ये वाली बीमारियां बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही हैं। डॉक्टर साहब, अब तो मोबाइल ऐप्स बदकिस्मती से आ गए हैं कि रात 3 बजे भी आपका जो खाने का दिल कर रहा है आप एक मोबाइल ऐप क्लिक खोलें, करेंगे, हाँ नाम जी, नहीं ऐसे मैं लेता, सबको पता है बस किसकी बात कर ऐसे रहा ही हूँ, है। और आपके घर पे डिलीवर होगी। इतना आपने आसान बना दिया सारी आसान बना चीज़ों को। दिया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वही वही बात है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी से हम लोग दूर हो गए। अभी थोड़ा सा अरसा पीछे चले जाएं, आज से 10-15 साल पहले हमारी जो सोशल नॉर्म्स थी उसके अंदर क्रिकेट थी, लोग फुटबॉल खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे। आजकल ऑनलाइन गेम्स का ट्रेंड है, सोशल मीडिया का स्कूल ट्रेंड है। कॉलेजेस में तो ये प्लाजों के अंदर स्कूल बन गए हैं, जी, फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की है है कोई ही नहीं। नहीं। पहले तो प्ले ग्राउंड्स होते थे, बच्चे फिजिकल स्पोर्ट्स, पहले तो ये होता था कि माएँ बच्चों को पकड़ पकड़ के पकड़ खींचती थी, घर वापस आ जाओ, बाहर खेलने गया हो बच्चा। ऐसे ही अब है। तो ये हाल है कि बच्चा अपने कमरे में एक मोबाइल एक के अंदर कैद हुआ है और उसी के ऊपर गेम खेल रहा है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हमारी ज़िंदगियों में आ गए हैं जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और दे- कम एज ग्रुप के अंदर आना शुरू हो गया ज़्यादा है। हो गया, हाँ सबसे जी। अलार्मिंग बात तो ये है। एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, कम एज ग्रुप में तो ज़्यादा एडिक्शन है, और वो टोटली उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। मोबाइल, आप एक एक घर में अगर एक बात करें तो एक डाइनिंग टेबल पे 6 लोग बैठे होंगे और 6 लोग अपने मोबाइल में इन्वॉल्व होंगे, मतलब किसी का कोई किसी से कनेक्शन ही नहीं रहा। तो लोगों की आपस में अट्रैक्शन है या अटेंशन है वो बहुत कम हो गई है। लोग एक दूसरे को मतलब वो जिस तरह से पहले ट्रेंड होता था, पूछते थे, कम्युनिकेशन कोई फास्ट हो गई है कम्युनिकेशन लेकिन बाहमी ताल्लुकात हमारे कमज़ोर होते कमज़ोर जा हो रहे गए हैं। हैं जी। ये बहुत बड़ा अलमी है हमारे मुल्क का कि जब से ये गैजेट्स और टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है और ये पिछले 10-20 सालों के अंदर अंदर सारी सारा डेवलपमेंट हुई है। डेवलप हुआ, और नंबर ऑफ डिजीज़ आप देखें, एग्जैक्टली फैटी लीवर, 2002 में डायबिटीज़। मेरे पास बटन वाला मोबाइल होता था जिसपे ना व्हाट्सएप होता था और कोई दूसरी सहूलियात नहीं थी। जी, अब आप देखें कि इवन के घर की मुलाजमा के पास भी स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन तो ऐसे ही। हमने बेसिकली यही चीज़ें जो हैं वो वजह बन रही हैं जो हमारी सेहत के जो इंडिकेटर्स हैं वो गिरते जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया के ऊपर भी आपको पता है बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन आवाम तक जा रही होती है। मैं नाम तो नहीं लेता, अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक ख़ुद साख्ता डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि जी आप फ़लाँ कोर्स दवाइयों का करें, तो जनाब ये तमाम जो एलोपैथिक डॉक्टर्स दुनिया के हैं ये गलत कहते हैं कि शुगर कोई बीमारी है, बीमारी है ही नहीं, आप एक कोर्स इस्तेमाल करें, आपको दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं है। उस बारे में क्या कहेंगे कि शुगर ऐसी बीमारी है जिसका, देखिए इन्फेक्शन जब होती है तो आप कुछ दिन एंटीबायोटिक खाते हैं, चाहे छाती की इन्फेक्शन हो, पेट की इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन ख़त्म हो जाती है, आप ठीक हो जाते हैं। क्या शुगर जैसा दायमी मर्ज़ इस तरह का है कि जिसको मुकम्मल ख़ात्मा हम कर सकें? जी आमिर साहब, इसमें पहले तो बात कर लेते हैं, अगर टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें, जिसमें हमने बताया था कि आपके कुव्वत मुदाफ़त के सेल जो उसमें तो इंसुलिन बनाना, इंसुलिन बन ही नहीं ना रही, आप उसका बाहर से दे रहे हैं, उसका तो सवाल ही नहीं पैदा ट्रीटमेंट ही होता। नहीं है। ठीक है, टाइप 2 की अगर आप बात करें तो टाइप 2 को आप कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ लोग सोशल मीडिया पे गलत वर्ड यूज़ करते हैं, डायबिटीज़ रिवर्सल का। टाइप 2 डायबिटीज़ को आप कभी रिवर्स नहीं कर सकते। उसके लिए जो मेडिकली टर्म अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन ने यूज़ किया वो है रिमिशन। रिमिशन से मुराद ये है कि अगर आप अपना डाइट और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हैं और उन डाइटरी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आपका HbA1c 6.5 से नीचे आ जाता है, तो आप उसे हम बोलते हैं कि आपकी डायबिटीज़ रिमिशन में चली गई है।
लेकिन इसमें क्राइटेरिया में ये कि पेशेंट कोई दवाई यूज़ ना करो, मतलब सिर्फ आपने लाइफस्टाइल से और फिजिकल एक्टिविटी से अपने HbA1c को, फॉर एग्जांपल अगर वो 7 या 7.5 था तो वो 6.5 से नीचे चला गया। लेकिन ये भी उस वक्त तक रहेगा जब तक अपना वेट कंट्रोल रखा, जब तक आपने अपनी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल रखा। जैसे ही आप दोबारा से वेट गेन करेंगे, वही रूटीन पे आएंगे, तो ये दोबारा से बढ़ जाएगा। तो इसलिए दिस इज़ नॉट परमानेंट। इसकी आगे क्लासिफिकेशंस हैं कि आप कितने टाइम के लिए जो है उसको मेंटेन करते हैं, 1 ईयर के लिए कर रहे हैं, 6 मंथ के लिए कर रहे हैं। तो डायबिटीज़ को रिमिशन में लाया जा सकता है, लेकिन कम्प्लीटली अगर आप कहें कि जी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक देखें ना, ह्यूमन नेचर है कि आपको जिस चीज़ से मना किया जाता है आप उसी चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम सीलियक डिजीज़ में गंदम से एलर्जी के जो मरीज़ होते हैं उनको हम कहते हैं कि आप गंदम की रोटी ना खाएं, तो पहले वो बेशक खाते हो या ना खाते हो, आप वो कहेंगे कि जी आपने हमारी गंदम बंद कर दी। इसी तरह शुगर वाले मरीज़ों में आप जिस तरह उनको कहते हैं कि आप अपना नंबर कार्बोहाइड्रेट्स का थोड़ा सा इंटेक, हाँ मीठा कम करें, कार्ब्स का इंटेक थोड़ा कम कर लें, प्रोटीन और फाइबर को बढ़ा लें, तो वो उतना ही जो है ना उनको उसकी क्रेविंग्स होना शुरू हो जाती हैं। तो ये तो एक अलमिया है कि और दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया पे मेरी आपके जो है वो शो के हवाले से लोगों से यही रिक्वेस्ट है, मीडिया के लोगों से, कि जब भी आप किसी को बुलाते हैं तो आप उसकी क्वालिफ़िकेशन देखें। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मेडिकल फील्ड से कोई ताल्लुक ही नहीं है, और वो बुनियादी क्वालिफिकेशन नहीं है उनके पास, और वो सेहत के मौजूद पे बात कर रहे होते हैं। वो सिर्फ व्यूज़ के लिए मीडिया चैनल्स भी उन लोगों को हायर करते हैं। और वो मैंने अभी एक वीडियो देखी, उसमें जो है वो खुद साख्ता डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जी अगर शुगर का मरीज़ 6 आम खा ले तो उसकी शुगर ख़त्म हो जाती है। आप देखें अनफॉर्चुनेटली 6 आम खा के कितने लोग एमरजेंसीज़ में हाई शुगर के साथ प्रेजेंट किए होंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ही उनकी बंद हो जाती है। शुगर का जो टाइप 2 का पेशेंट है उसने लेना सब कुछ ही होता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है, उसकी प्रेफरेंसेस थोड़ी सी बेहतर कर देते हैं, टेलर करते हैं चीज़ों को कि आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना। बिल्कुल तो नहीं मना किया जा सकता, मना नहीं किया जाता। कुछ हद तक तो शुगर चाहिए भी होती है ना एनर्जी के लिए, आप बिल्कुल तो बंद नहीं कर सकते। अब एक इसी तरह जो है ना वो ट्रेंड चल रहा है, उसमें जो है वो डाइट प्लान देते हैं जी। डाइट प्लान में एक पेशेंट मेरे पास भी आया कि जी मैंने उनका 4 दिन का डाइट प्लान लिया, शुगर तो मेरी बेहतर होगी। मैंने कहा उन्होंने किस तरह से आपकी शुगर को कंट्रोल किया? तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा आपने रोटी चावल सारा कुछ बंद कर देना। 4 दिन उन्होंने मुझे सिर्फ सलाद पे रखा है। तो ऑटोमेटिकली जब आप 4 दिन सैलेड लेंगे तो आपकी शुगर लेवल से कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन आप लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर तो आपने बैलेंस डाइट तो रखनी है, गंदम बिल्कुल तो नहीं बंद कर देनी। डेफिनेटली इसमें देखें हमारी बॉडी के कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो टोटली रिलाई ही ग्लूकोज या कार्ब्स के ऊपर कर रहे होते हैं, जिसमें ब्रेन है। आपने देखा जो लोग टोटल फास्टिंग पे जाते हैं उनका ब्रेन फोगी होना शुरू हो जाता है, फोगी हो जाता है, समझ आना बंद शुरू हो जाता है, एक दिमाग के ऊपर एक ऐसे जैसे वो कुछ जकड़ा गया समझ नहीं आ रही चीज़ें। आपकी विजन अफेक्ट होती है, आपकी किडनीज के कुछ ऐसे सेल्स हैं जो टोटली कार्ब्स के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। तो इसलिए पोर्शन डाइट लेनी चाहिए। कार्ब्स आपने लेने ज़रूर है, लेकिन उसका पोर्शन हम कम कर देते हैं, प्रोटीन का और फाइबर का पोर्शन बढ़ा देते हैं, बिल्कुल बढ़ा देते हैं। तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ममानियत हो जाती है, ऐसा नहीं, मीठी चीज़ खा ही नहीं सकते जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक और बड़ी मिथ इंटरेस्टिंग मुझे याद आ गई कि जनाब शुगर में चूँकि खून के अंदर शक्कर की मिकदार ज़्यादा हो गई हुई है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करेले खाएं तो उससे शुगर जो है वो एंटीडोट है उसका, वो उसके असर को ज़ायल कर देगी और आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगी। अब इस मिथ के बारे में आप क्या कहेंगे? देखें ये सारी ना, अगर ऐसी बात होती तो गोरे तो फिर करेलों की फसलें उगा कर अपने मुल्क से पाकिस्तान अमीर हो जाता, सारे करेले हम उधर भेज देते, जी हम भेज देते, एक्सपोर्ट कर रहे होते। देखें लोग जो है ना अनफॉर्चुनेटली, मैं भी सोशल मीडिया पे जो है वो इस तरह के वीलॉग्स करता हूँ जिसमें एजुकेट किया जाता है, लेकिन लोग जो है वो इस तरह के ही टोटके सुनना चाहते हैं। आप अगर उनको बताएं कि जी आप फिजिकल एक्टिविटी करें, वो बजाय कुछ लोग जो है वो मशक्क़त वाला काम है ना डॉक्टर साहब, ये कॉम है शॉर्टकट वाली, कि बस हमें कोई छोटा सा टोटका बता दें कि शुगर दायमी मर्ज़ है। और आप देखिए तमाम क्वैक्स, तमाम ये जो खुद साख्ता डॉक्टर हैं ऐसी बीमारियों को टारगेट करते हैं जिनका लॉन्ग टर्म इलाज होता है। लोग तंग पड़े होते हैं, ऐसे ही है कि भी अगर किसी को शुगर है तो सारी ज़िंदगी शुगर की दवाई लेना एक मुश्किल काम है। तो और वो बड़े इजीली टारगेट भी बन जाते हैं, सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं। लोग कहते हैं यार चलो जहाँ इतना कुछ कर रहे हैं शायद ये ठीक ही कह रहे हैं और मैं ये कोर्स इस्तेमाल करूँ ठीक हो जाऊँ, दवाइयों से छुटकारा मिल जाए। कौम भी हमारी सादा लॉ है ना
तो इसी को एजुकेट करने के लिए हम आज ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं। देखें इसी तरह की जैसे आपने बात की कि जी करेले जो है उनका कोई रोल है, इसी तरह लोग कहते हैं जी जामुन की गुठलियाँ पीस के उसका पेस्ट बना लिया जाए। तो बजाय जो असल इशू है इंसुलिन रेजिस्टेंस जिस वजह से मोटापे की वजह से वज़न उसको कम नहीं करेंगे। आप देखें एलोपैथिक मेडिकेशन जो है वो दुनिया भर में एक जो है वो मेडिकल रिसर्च के ऊपर मबनी एक तरीका इलाज है। उसमें ऐसे नहीं होता कि मैंने किसी को कोई दवाई शुरू करवाई तो मैंने कोई अपनी कोई दवाई ईजाद की हुई है, हम उसको एविडेंस बेस्ड होते हैं। पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स एक्सपर्ट्स उस जो पर है रिसर्च होती है, कितने सालों की कितने लोगों में दिया गया, रिसर्च होती है। कितने लोगों में उसको यूज़ करवाया गया, कितने लोगों में इसके अच्छे इफेक्ट्स आए, कितने लोगों में इसके साइड इफेक्ट्स आए, क्या इसको हम लोगों में किन लोगों को नहीं देनी चाहिए, किन लोगों को देनी चाहिए। और मैं ख्याल है करेले पे तो कोई रिसर्च हुई नहीं हुई है, कि ऐसे ही है। उन्होंने करेले के ऊपर भी काम किया, या हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने करेले के ऊपर एक ट्रायल किया हो कि इतने लोगों को जनाब इतने किलो करेले खिलाए हैं, सबकी शुगर जनाब कम हो गई है। अगर इतना आसान होता फिर तो बड़ा आसान काम था ना। जैसे अभी कुछ चीज़ों पे गौरों ने रिसर्च की है, जैसे ब्लैक कॉफ़ी की अगर आप बात करें तो उसकी फैटी लीवर डिजीज़ के अंदर बड़ी अच्छी स्टडीज़ हैं। वो ना सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है बल्कि आपकी लीवर की जो फैट है उसको भी काम करता है। तो जो चीज़ें डॉक्यूमेंट हुई हैं उसमें उन्होंने एग्जैक्टली जो रिसर्च के साथ साबित हो रही हैं उसको तो हम उसको अपनाते तो हैं कि ये अपनाने की ज़रूरत भी है। लेकिन सुनी सुनाई बातें इसी तरह फैला देना और जनाब वो जस्ट फॉर व्यूज़ के जी व्यूज़ आ जाएंगे प्रोग्राम के, प्रोग्राम शेयर हो जाएंगे, या कुछ लोगों के मफादात भी होते हैं उसमें कि अपने अपने कोर्स भी बेच रहे होते हैं ना लोग दवाइयों वगैरह के। तो बहुत बदकिस्मती की बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी दिलचस्प आपके साथ गुफ्तगू हुई, प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं, और दोनों अमराज डायबिटीज़ और मोटापा, इस हवाले से जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको आप टेक होम मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए टेक होम मैसेज सबसे पहले यही है कि आपने जो है ना 3 काम करें अपनी ज़िंदगी में। नंबर 1 अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। अगर आप देखें पूरा दिन काम करते हैं और आप अपने लिए आधा घंटा या पौना घंटा नहीं निकाल रहे, तो आप ना सिर्फ अपनी फैमिली के साथ ज़्यादती करें बल्कि आप अपने साथ भी ज़्यादती करें। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आपको शुगर या मोटापे की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जैसे खुदा ना खासा गुर्दों का मसला हो गया या दिल का मसला, तो वो रिवर्सिबल नहीं है। फिर आपको फिर भी तो दवाइयाँ लेनी ही है ना सारी ज़िंदगी। तो बेहतर है कि अपने लिए थोड़ा सा सेल्फ टाइम निकालें। 30 टू 45 मिनट्स की जो वॉक है वो आपको बहुत सी चीज़ों से बचा सकती है। दूसरे नंबर पे अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो खुदारा अपना वज़न कंट्रोल करके उसको नॉर्मल BMI 25 से नीचे रखिए। तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि अपनी नींद का बहुत ख़ास ख्याल रखें। नींद कम से कम आपकी 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, और रात को कोशिश करें कि कम खाना खा के सोएं। हमारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, पूरा दिन कुछ नहीं खाया, रात को जो है ना वो पेट भर के खा के सो जाएंगे। अब वो रात को आपकी एनर्जीज की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, नहीं, आपने सोना ही है। आपने वो जितनी कैलोरीज ली वो अच्छा, सारी फैट में कन्वर्ट हो गई। डॉक्टर साहब, नाश्ता लाइट सा करेंगे, नाश्ता तो लिफ्ट ही नहीं करवाते लोग कि बस चलते फिरते नाश्ता के चाय का कप पिया, एक स्लाइस खाया, चलो जी चले गए। दोपहर का खाना वो जी रात को फारे होके टिका कर खाएंगे, ये कॉन्सेप्ट है ना। जी ऐसे ही गोरे का अगर आप देखें तो उल्टा उल्टा है। उनका नाश्ता बड़ा हैवी होता है, बिकॉज के सारा दिन गुजारने के लिए उसने अगर जॉब पर जाना है या उसने कॉलेज स्कूल जाना है तो तवानाई की जरूरत है। तो नाश्ता हैवी होता है, दोपहर का खाना उससे कम, और रात का खाना ना होने के बराबर खाते हैं वो लोग, और जल्दी खा लेते हैं। ऐसे ही है, ताकि सोने से पहले 2-3 घंटे हमारा सिस्टम भी उसको अब्जॉर्ब कर ले, डाइजेस्ट कर ले, और उसके बाद वो सो जाए। हमारे यहाँ पर तो पूरी गंगा ही उल्टी बह रही है जी हर मामले में। और दूसरा ये है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, अल्लाह ताला का जो निज़ाम है उसमें देखें जैसे जैसे रात होती जाएगी आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन हो रहा है। होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे अंदर जो अल्लाह ताला ने सूरज के तुलू होने से लेकर गुरूब होने तक एक सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन हमारा जो क्लॉक है वो हमने बिल्कुल ही उल्टा कर दिया हुआ है। अब लोग रात को जागते हैं। अब होता ये है कि हमारी, जैसे आपने बायोलॉजिकल क्लॉक की बात की, हमारे जिस्म में कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जिन्हें रात के टाइम में सेटल डाउन होना है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोर्टिसोल है। अब जब आप रात देर तक जागते हैं, रात देर तक आप खाते हैं, तो आपका कोर्टिसोल सप्रेस ही नहीं हुआ। कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, उसने आपके शुगर ब्लड प्रेशर को अप रखना है, ठीक है। तो यही अभी एक स्टडी ये कहती है कि इवन ऐसे लोग जिनकी नींद बेशक 7 घंटे की है लेकिन वो रात को नींद में बार बार जागते हैं, उनके अंदर भी शुगर, ब्लड प्रेशर और फैटी लीवर या मोटापे के केसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि कोर्टिसोल की पीक्स आना शुरू हो जाएंगी ना। जब आप जागेंगे कि फिर कोर्टिसोल एकदम ज़्यादा रिलीज़ हुआ, तो नींद का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो 3 ही टेक होम मैसेज हैं, वज़न को कंट्रोल रखें, फिजिकल एक्टिविटी को अपनाएं, बेशक आधा घंटे से ही आप स्टार्ट करें, 30 टू 45 मिनट्स की वॉक बहुत अच्छी है, और रात का खाना जल्दी खा के टाइम से सो जाए। आखिर में नाज़िम, मैं डॉक्टर अज़हर नवाज़ साहब का शुक्रगुजार हूँ कि शुगर और मोटापे के ऊपर डॉक्टर साहब ने इतनी दिलचस्प, इतनी सादा फहम मालूमात इतने अच्छे अंदाज में आपके साथ शेयर की। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।